हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली और मेन हेडिंग बनाई गई है, सीमा पर शांति, बिना चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। अब ये न्यूज़ प्रमुखता से इसलिए प्रकाशित की गई है क्योंकि आपको पता होगा कि 20 जून से अमेरिका दौरे पर होंगे हमारे प्रधानमंत्री और इनका दौरा चलेगा 24 को, यानी कि इनकी 24 को वापसी होगी इंडिया में। उससे पहले इन्होंने अमेरिकी समाचार पत्र जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसको अपने एक इंटरव्यू में देते समय कहा, हालांकि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो कई मोर्चों पर कई प्रेस वार्ता में भी चीन का खुलकर नाम ले चुके हैं कि जब तक उनकी तरफ से स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक वार्ता नहीं की जाएगी। लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने चीन पर डायरेक्ट नाम लेते हुए चीन का ये बात बोली है कि जब तक चीन स्थिति सामान्य नहीं करेगा रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। आपको पता होगा कि मई और जून 2020 में गलवान घाटी में, लद्दाख के गलवान घाटी में फिंगर पॉइंट 5 पर जिस तरीके से भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प हुई थी, उसके बाद लगभग 20 सैनिक हमारे मारे गए थे और उससे ज़्यादा 40 से 45 सैनिक चीन के मारे गए थे। चीन हालांकि इस बात को हमेशा नकारता रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो घुसपैठी चीन की सेना की जो घुसपैठ है, अगर वो कम नहीं होगी तो तब तक स्थिति सामान्य नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन विवाद पर भी वॉल स्ट्रीट को जवाब दिया और उन्होंने बोला कि यूरोपीय देशों के इस विचार को भारत खारिज करेगा और कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चलते रहना चाहिए। मतलब कई यूरोपीय देश ऐसा चाहते हैं कि रूस कब तक लड़ता है ये हम देखते हैं। आपको पता होगा कि कई यूरोपीय देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं हथियारों के मामले में, और इसमें सबसे जो ताज़ा कड़ी है अमेरिका द्वारा वित्तीय मदद जो दी गई है यूक्रेन को। और वहीं पर नाटो संगठन जो है वो लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, इसीलिए ये युद्ध और भी लंबा खिंच रहा है। इसमें और भी बातें हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करके कहा था कि यह युद्ध का काल नहीं है। इस बयान का दुनिया के सभी देशों ने पुरजोर तरीके से स्वागत किया था। बाली G20 बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में भी इस पंक्ति को शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन विवाद और चीन के साथ भारत के रिश्तों के संदर्भ में भी देशों की संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता का जिक्र किया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती में होगा पंचायत चुनाव। आपको पता होगा कि कलकत्ता में पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है और वहां पर जैसे ही घोषणा हुई थी उसके बाद से लगातार हिंसा हो रही थी और इसी को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसमें आदेश दिया था कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच यानी उनके संरक्षण में ये चुनाव कराए जाएंगे, पंचायत चुनाव कलकत्ता में कराए जाएंगे। उसके बाद ममता बनर्जी जो सरकार है और चुनाव आयोग वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था कि वहाँ पर स्थानीय पुलिस की देखरेख में ही चुनाव होते आए हैं और ऐसा ही होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को चुनौती देने वाली जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के पीछे उद्देश्य स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना है। साथ ही सख्त टिप्पणी की कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता, यानी कि आप चुनाव की घोषणा कर दें और फिर हिंसा करें, ये उचित नहीं है। और जस्टिस वीबी नागरत्ना और जस्टिस मनोज मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए उसमें दखल देने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 26/11 के आतंकी पर नकेल में चीन बना बाधक। देखिए मुंबई में जो 26/11/2008 का जो आतंकी हमला था उसमें शामिल पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के आतंकी साजिद मीर को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने में चीन बाधक बन गया है। इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र में भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव को चीन ने अपनी वीटो के दम पर ब्लॉक कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती निभाते हुए अमेरिका के लाए और भारत के सह नामित प्रस्ताव पर अड़ंगा लगाते हुए लश्कर के दुर्दांत आतंकी साजिद मोर को ब्लैकलिस्ट होने से बचा लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। यहाँ पर सीबीआई ने जो बालेश्वर में बहानाग बाजार में रेलवे दुर्घटना हुई थी, भीषण रेलवे दुर्घटना हुई थी, उसमें सीबीआई ने जो जांच सौंपी गई थी सीबीआई को, उसके बाद जूनियर इंजीनियर आमिर खान को इसमें हिरासत में लिया गया है क्योंकि पहले तो पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था। जैसे ही सीबीआई से इनकी पूछताछ हुई उसके बाद से ये
फैमिली के साथ फरार चल रहे थे। इनके घर पर रेड डाली गई तो वहाँ पर ये मिले नहीं, उनके घर को सील कर दिया गया था। अब जब इनको पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है, उसके बाद इनसे फिर से पूछताछ हो रही है और इनके घर से कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, तो इनका नाम भी इसमें संलिप्त पाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, एक जैसे पैटर्न पर बोर्ड परीक्षा कराने के लिए ज़्यादातर राज्य सहमत हैं। देखिए, स्कूली शिक्षा में सुधार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक बड़ी पहल रंग लाती दिख रही है, जिसमें छात्रों के बीच असमानता की खाई को पाटने का कार्य किया जा रहा है। मतलब सभी राज्यों में एक जैसा पैटर्न हो और एक जैसा सिलेबस हो, इस पर कार्य चल रहा है। इसको लेकर 26 राज्यों ने सहमति भी जताई है और सहमति जताने वालों में राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे गैर भाजपा शासित राज्य भी शामिल हैं। अन्य राज्यों ने भी इसमें कोई विरोध तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा टाइम पीरियड और मांगा है कि हम इसका और अध्ययन करेंगे। फिलहाल केंद्रीय मूल्यांकन नियामक परख को राज्यों के साथ मिलकर इस पहल को आगे बढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया है, जिसमें वह राज्यों को अपने लिए जरूरी सुझाव देगा। शिक्षा मंत्रालय ने यह पहल तब की है जब शिक्षा सुधार के उसके अभियान में शिक्षा बोर्डों में भारी असमानताओं की जानकारी सामने आई है। अगर हम सूत्रों की माने तो ज़्यादातर राज्यों को इसकी जरूरत समझ में आ रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक कई राज्य अगली परीक्षाओं में इसे सुधार के रूप में लागू करने के पक्ष में दिख भी रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जैसे कि मौजूदा समय की जो स्थिति है, 10वीं में उत्तर प्रदेश और बंगाल के 63% से ज़्यादा जो छात्र हैं वो 80% अंक लाते हैं, जबकि आसाम व पंजाब के 80% अंक हासिल करते हैं सिर्फ 19%। यानी कि यूपी का 63% छात्र 80% लाता है और पंजाब और उड़ीसा जैसे राज्यों के सिर्फ 19% ही छात्र इस आंकड़े को छू पाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी असमानता है जिसको दूर किए जाने की आवश्यकता अब हो रही है और बोर्ड परीक्षा में एकरूपता लाने का समर्थन करने वाले राज्य अपने यहाँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अमल में भी तेजी से जुट गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अध्यादेश से दिल्ली हथियाना चाहती है भाजपा। देखिए, इसमें मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं, केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि NCCSA की पहली बैठक हुई है। इस बैठक के बाद जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाजपा जो है वो दिल्ली में अपनी सरकार चलाना चाहती है, इसलिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। अध्यादेश के जरिए दिल्ली को हथियाने की कोशिश हो रही है। केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए निर्वाचित सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री यानी कैबिनेट के ऊपर एक अफसर बैठा दिया है। NCCSA ने CM के निर्णय को पलटने के लिए उनके ऊपर 2 अफसर बैठा दिए हैं और जो ये 2 अफसर होंगे जो मुख्यमंत्री से भी ऊपर होंगे, ये होंगे IAS अधिकारी लेवल के और इनकी नियुक्ति केंद्र करेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर कहीं वोट देने की बारी आई तो 2 जो इसमें 3 वोट के जब वोट डाले जाएंगे तो 2-1 से कोई भी मत पास कर दिया जाएगा और 2 वोट होंगे केंद्र सरकार द्वारा जो नियुक्त किए जाएंगे IAS अधिकारी। तो ये सबसे बड़ा विवाद और गहराने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि 24 घंटे चलने वाली प्रतिष्ठानों के आवेदनों की मंजूरी को बनेगा सिंगल विंडो सिस्टम। दिल्ली में रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आर्थिकी गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए जो दिल्ली के राज्यपाल हैं VK सक्सेना, उन्होंने श्रम विभाग को सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे संचालित होने वाली दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आवेदनों की मंजूरी के लिए एकीकृत पोर्टल के रूप में सिंगल विंडो सिस्टम को तेजी से विकसित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने डिजिटल माध्यम से मिले 155 आवेदनों को मंजूरी दे दी है। LG 1 वर्ष से लगातार श्रम विभाग से इस तरह के आवेदनों के निपटान में सुलभ और फेसलेस डिजिटल इंटरफेस के जरिए नियामकों एवं व्यवसायियों के बीच पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास पर जोर दे रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। दिल्ली में बनेगा विश्व धरोहर प्रतिकृतियों का संग्रहालय। दिल्ली में अब एक ऐसा प्रतिकृति संग्रहालय बनने जा रहा है जहां पर देश भर की सभी 45 विश्व धरोहर एक जगह देखी जा सकेंगी। यहाँ केवल ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग के ही नहीं बल्कि अन्य एजेंसियों से संबंधित विश्व धरोहरों को भी देखा जा सकेगा। यह यहाँ पर
ऑडियो गाइड सिस्टम लगेगा। संग्रहालय का मकसद दिल्ली में एक स्थान पर सभी विश्व धरोहर के महत्व और उनके इतिहास के बारे में प्रतिकृति के साथ अवगत कराना है। हौज खास स्थित बाल संग्रहालय में इसे बनाए जाने की योजना है। यहाँ पहले से बनी संग्रहालय की इमारत के चारों ओर इसे विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि वैश्विक चुनौतियों के सामने एक साथ हैं भारत और अमेरिका, मोदी ने ये स्टेटमेंट दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहली राजकीय यात्रा है वो मंगलवार को स्टार्ट हो गई है और वो अमेरिका पहुंच भी गए हैं। 21 से 23 जून तक अमेरिका में रहेंगे और उसके बाद 24 और 25 जून को वो मिस्र की यात्रा पर जाएंगे। रवानगी से पहले जो उन्होंने बयान जारी किया है उसमें उन्होंने बोला कि मुझे उम्मीद है कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में भारत और अमेरिका मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, अत्याधुनिक तकनीक, कारोबार, हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और कुछ बड़े समझौते भी होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अभी तक सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को राजकीय यात्रा पर आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत और अमेरिका के रिश्तों में गहराई देने व विविधता लाने का अवसर है। मोदी के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन और दूसरे नेताओं के साथ उनकी बातचीत द्विपक्षीय और G20 यानी कि और क्वाड, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संगठन है, और IPFA इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी में साझेदारी को ज़्यादा मजबूत अवसर दिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि नकली दवाओं पर जीरो टॉलरेंस, 71 फार्मों को नोटिस जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत नकली दवाओं के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करता है। खांसी की भारत निर्मित कफ सिरप के कथित मौतों के आरोप को गंभीरता से लेते हुए 71 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनमें से 18 को बंद किया गया है। निर्यात से पहले अब कफ सिरप पर का परीक्षण अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार तथा नियामक हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क हैं कि नकली दवाओं के कारण किसी की मौत ना हो, और हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम दुनिया की गुणवत्ता वाली फार्मेसी हैं। भारत ने 2022-23 में 17.6 अरब अमेरिकी डॉलर के कफ सिरप का निर्यात किया है। कुल मिलाकर भारत वैश्विक स्तर पर जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज का FCRA रजिस्ट्रेशन निलंबित। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज का FCRA रजिस्ट्रेशन 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। NGO फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगा है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक FCRA में पंजीकृत समाचार पत्र के संवाददाताओं, स्तंभकारों, कार्टूनिस्ट, संपादकों, मालिकों, मुद्रकों और प्रकाशकों के विदेशी योगदान स्वीकार करने पर रोक है। लेकिन यह पाया गया है कि NGO के ट्रस्टी हर्ष मंदर समाचार पत्रों के लिए नियमित रूप से स्तंभ लिखते रहे हैं और वर्ष 2011-12 से 17-18 के दौरान उन्होंने NGO के FCRA अकाउंट से पेशेवर प्राप्तियों या भुगतान के रूप में 12,64,671 रुपये का विदेशी योगदान स्वीकार किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। आम लोगों और विशेषज्ञों से ज्ञान लेगा NHAI। देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो एक ऐप है वो सुखद ऐप, लेकिन इस ऐप पर सिर्फ रोडों के बारे में जानकारी, टोल बूथ के बारे में जानकारी, संग्रहण क्षमता के बारे में जानकारी, यही सब उपलब्ध होता था। लेकिन अब इसको थोड़ा सा अपडेट करने की बात हो रही है और इसमें कौन कौन से प्रावधान, डिजाइन किस तरीके से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता, संबंधित क्षेत्रों से जुड़ा ज्ञान आदि जानकारी साझा करना चाहते हैं। तो आम जनता के लिए अभी आम जनता से सुझाव मांगा है विशेषज्ञों ने, और विशेषज्ञ भी इसमें सुझाव दे सकते हैं। ऐसा योजना लॉन्च की गई है NHAI द्वारा। तो अगर आपके पास कोई सुझाव है नेशनल हाईवे को लेकर, उनकी तकनीक को लेकर, रखरखाव को लेकर, पर्यावरण को लेकर, तो आप भी इसमें सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि देश में आएगी फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां, ये स्टेटमेंट दिया है गडकरी ने। केंद्रीय जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नए युग की शुरुआत हुई है। देश में
फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां लाई जा रही हैं जो एथेनॉल से चलती हैं। माइलेज पर विचार किया जाएगा तो पेट्रोल का भाव 15 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। इसी के मद्देनजर भारत सरकार एथेनॉल पंप लगवाना शुरू करेगी। किसान देश के अन्नदाता हैं और अब वे ऊर्जादाता बनेंगे। किसान गन्ना, चावल और गेहूं के साथ एनर्जी क्रॉप लगाएंगे। अगर वे एथेनॉल, हाइड्रोजन और सीएनजी बनाएंगे तो इससे इंपोर्ट में खर्च किए जा रहे 16 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ भी किसान की जेब में आएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ये राजनीतिक पेज है तो इसमें से हम न्यूज़ को ड्रॉप करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज यूएन में होगा योग। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। यूएन मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दुनिया भर के राजनयिक एवं अन्य प्रतिष्ठित लोग भाग लेंगे। 9 साल पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पैरवी करने वाले प्रधानमंत्री मोदी तब से पहली बार यूएन मुख्यालय में इस आयोजन के साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका गए हैं और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा। और इस बार वह स्वयं यहाँ के कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। यूएन मुख्यालय में सुबह 8 से 9 बजे तक योग सत्र का आयोजन होगा। उसी जगह पर होगा जहाँ भारत से उपहार में गई महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पंजाब में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति अब राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब की भगवत मान सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में केंद्रीय कानूनों को दरकिनार कर 3 महत्वपूर्ण संशोधन बिल पारित करवाए। पंजाब यूनिवर्सिटी कानून विधेयक 2023 पारित होने से पंजाब के विश्वविद्यालयों के चांसलर कुलाधिपति अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगे। भगवत मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने इस संबंध में बंगाल सरकार द्वारा पहले ही पास किए गए बिल की तर्ज पर यह बिल बनाया है जो मुख्यमंत्री को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों की शक्तियां प्रदान करेगा। विधानसभा ने पंजाब पुलिस संशोधन बिल 2023 भी पारित किया है। इससे राज्य में जो डीजीपी की स्थायी नियुक्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग को पैनल भेजने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार अपनी मर्जी से डीजीपी नियुक्त कर सकेगी। इसके अलावा सरकार ने श्री हरिमंदिर साहिब से गुरुबाणी को निःशुल्क प्रसारण करवाने के लिए द गुरुद्वारा एक्ट संशोधन बिल पारित करवाया है। हालांकि इन बिलों पर अभी राज्यपाल की मुहर लगना बाकी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से, जिसमें हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध से भारत के लिए खुले हैं अवसर। अब देखिए, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उससे दुनिया की बदलती राजनीतिक और आर्थिक समीकरण से भारत को कई तरीके के लाभ मिल रहे हैं या फिर अवसर मिल रहे हैं। और रूस से सस्ते तेल पर कच्चा तेल भी खरीदा जा रहा है और उसी क्रम में अब यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट का काम पूरा करने में भारतीय कंपनियां भी बिडिंग में भाग ले रही हैं। इतना ही नहीं, रक्षा क्षेत्र में यूक्रेन से आयात होने वाले सामान को अब भारत में ही बनाने की तैयारी चल रही है, जिससे भविष्य में इसका आयात ना करना पड़े। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। देखिए, इससे पहले भी हमने 3 से 4 दिन पहले एक न्यूज़ डिस्कस करी थी जिसमें हमने बताया था कि कितना प्रतिशत और कितना बैरल तेल रूस से आयात किया गया है और चीन और भारत दोनों देश मिलकर ही 90% रूस से तेल का आयात कर रहे हैं एशिया में। तो इसलिए आप ये वीडियो डेली देखा करिए, क्योंकि इस समय हर न्यूज़ महत्वपूर्ण होती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी न्यूज़ मिस करने का मतलब है कि अगले दिन अगर उस न्यूज़ से रिलेटेड कोई चीज़ आएगी तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। अब इसमें आते हैं कि जो भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाली जो भेल कंपनी है, उन्होंने तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर और बिजली संयंत्र से जुड़े काम को पूरा करने के लिए यूक्रेन की तरफ से निकाले गए टेंडर में हिस्सा भी ले लिया है। संयुक्त राष्ट्र व विश्व बैंक के हाल के मूल्यांकन के मुताबिक यूक्रेन में बिजली, गैस व हीटिंग से जुड़े $10 अरब मूल्य के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है।
सबसे अधिक नुकसान बिजली सेक्टर को हुआ है, जो 6.5 अरब डॉलर का है। रूस यूक्रेन का एक बड़ा लाभ जो युद्ध का है वो ये होने जा रहा है कि भविष्य में भारतीय नौसेना के लिए मरीन गैस टरबाइन के आयात की जरूरत नहीं होगी। नौसेना के जहाज को चलाने में मरीन गैस टरबाइन की जरूरत होती है। भारत यूक्रेन में मरीन गैस टरबाइन का आयात करता था और युद्ध के बाद इस दिशा में आत्मनिर्भर बनने की जरूरत महसूस की गई भारत द्वारा। अब इसमें आगे ये भी बताया गया है कि भेल पावर प्लांट के लिए छोटे स्तर पर पहले से गैस टरबाइन बनाता था और अपने उस अनुभव का फायदा उठाते हुए भेल मरीन गैस टरबाइन के पुर्जों का तेजी से स्वदेशीकरण कर रही है और जल्द ही नौसेना को गैस टरबाइन की आपूर्ति करने लगेगी। अब हम मैप के माध्यम से आपको बताते हैं। अब देखिए ये है वर्ल्ड मैप और वर्ल्ड मैप में आप देख रहे हैं ये है हमारा रूस और यहाँ पर है यूक्रेन, ये है यूक्रेन और इसके बीच पिछले साल यानी कि फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है और अभी तक चलता जा रहा है। अगर हम बात करें कि आपको पता होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल क्यों रहा है। देखिए यूक्रेन नाटो में शामिल होने वाला था और रूस इसका विरोध कर रहा था। नाटो एक सैन्य संगठन है और रूस लगातार इसका विरोध कर रहा था और अगर हस्ताक्षर यूक्रेन इसमें कर देता तो 29 देशों का जो ये संगठन है 30 देशों का वो यूक्रेन का साथ देता लड़ने में रूस से, लेकिन सिग्नेचर हुए नहीं और अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो संगठन ने भी कहा कि आप रूस से युद्ध करिए, हम आपका सहयोग करेंगे और इसी वजह से, इन्हीं सब बातों की वजह से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण बोल दिया था और ये युद्ध अभी तक चल रहा है। इसमें कई मदद भी की जा रही है। आपको पता होगा कि नाटो द्वारा हथियार दिए जा रहे हैं और अमेरिका द्वारा पैसों से यानी कि आर्थिक मदद की जा रही है। सबसे पहले रूस देश के बारे में हम जान लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति आपको पता है व्लादिमीर पुतिन है। मॉस्को यहाँ की कैपिटल है, करेंसी है रूबल। वहीं पर यूक्रेन की बात कर लेते हैं। यूक्रेन जिसकी राजधानी है कीव और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूक्रेनी रिटनिया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। रिलायंस देश की सबसे ज़्यादा मूल्यवान प्राइवेट कंपनी बन गई है। अब इसमें इन्होंने अरबपति जो कारोबारी है मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्री जिनका 168.8 अरब डॉलर का कारोबार है। दूसरे स्थान पर है टाटा कंसल्टेंसी जिनका जो वैल्यूएशन है वो 11.8 लाख करोड़ रुपए है और ये मंगलवार को ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें तीसरे नंबर पर HDFC बैंक है और उसके बाद है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें जो रिपोर्ट जारी की गई है वो की गई है 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट इसमें की गई, जिसका वैल्यूएशन HDFC का वैल्यूएशन लगभग 9.4 लाख करोड़ रुपए है। सबसे ज़्यादा कर भुगतान में भी रिलायंस इस सूची में सबसे ऊपर है और उसने पिछले वित्त वर्ष में 16,297 करोड़ रुपए का टैक्स पे किया है। अदानी समूह की जो कंपनी है उनकी वैल्यू आधी हो गई है और वहीं पर वैक्सीन जो निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो इस लिस्ट में इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो मार्केट में, शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है और उसने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पीछे छोड़कर अपना स्थान बनाया है। और एजुकेशन की एक और कंपनी है बायजूस जो इसमें है और वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है लेकिन इस सूची में शामिल है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि क्रेडिट कार्ड से विदेश में खर्च की बैंकों को बतानी होगी वजह।
ये है न्यूज़। और इसमें आयकर विभाग विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले खर्च पर टीसीएस शुल्क लगाए जाने के मामले में कार्ड जारी करने वाले बैंकों को तय अवधि में समुचित जानकारी देने का प्रावधान करने पर विचार कर रही है। यानी कि जब आप विदेश जाएंगे और आप 7 लाख से ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपको 20% टीसीएस टैक्स देना होगा। ये टैक्स, टीसीएस टैक्स क्या है? टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेस, इसका फुल फॉर्म है, और ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। अगर आप जो अन्य उद्देश्यों पर खर्चा करते हैं तो आपको 20% टीसीएस वसूला जाएगा। जैसे कि चिकित्सा, पढ़ाई आदि पर खर्च करते हैं तो आपसे 20% टैक्स वसूला जाएगा। ये इसमें इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है और इसको लागू किया जा रहा है 1 जुलाई से। 7 लाख से ऊपर क्रेडिट कार्ड यूज करने पर 20% टैक्स देना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि एयर इंडिया का 470 विमानों को लेकर समझौता हुआ है। देखिए, टाटा समूह के जो स्वामित्व वाली कंपनी है एयर इंडिया ने 470 विमानों की खरीद के लिए दिए गए ऑर्डर को लेकर मंगलवार को एयरबस और बोइंग के साथ समझौता किया है। एयर इंडिया ने इस वर्ष फरवरी में यह ऑर्डर दिया था। आपको बता दें कि एयर इंडिया की जो स्थापना है वो 1932 में की गई थी, जब जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा ने इसकी स्थापना की थी टाटा एयरलाइंस के नाम से, और खुद उन्होंने इसको उड़ाया था और वो इसको कराची से मुंबई उड़ाकर लाए थे, यानी कि इस एरोप्लेन को लेकर आए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया था। 1954 में इंडिया एयरलाइंस की स्थापना हो गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1954 में, और 1946 में इसका नाम बदला गया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ईपीएफओ से अप्रैल में 17.20 लाख सदस्य जुड़े हैं। देखिए, ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, और ये विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा संगठन है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला संगठन है, जिसके माध्यम से भारत के कर्मचारियों को पेंशन, बीमा आदि की सुरक्षा प्रदान की जाती है। और इसमें 17.20 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से, कि पाकिस्तान में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करेगा चीन पाकिस्तान में 1200 मेगावाट क्षमता का परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करेगा। दोनों देशों ने मंगलवार को 4.8 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से इस संयंत्र के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए ये बात बोली है। और ये कहाँ लगाया जाएगा संयंत्र? पंजाब प्रांत के मियांवाली जिले के चश्मा गांव में। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूक्रेन ने रूस के 35 में से 32 ड्रोन मार गिराए। इस न्यूज़ को ड्रॉप करेंगे। पर्यटकों को टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई पनडुब्बी लापता हो गई है। देखिए, वर्ष 1912 में आइसबर्ग से टकराकर डूब गए जहाज टाइटैनिक का मलबा पर्यटकों को दिखाने के लिए गई एक छोटी पनडुब्बी, जिसमें 5 लोग सवार थे, अटलांटिक महासागर में लापता हो गई है। उसकी तलाश और उसके सवार पर्यटकों को बचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार रात 9:13 पर पनडुब्बी के सतह पर नहीं आने की सूचना मिली थी। अमेरिकी तटरक्षक बल के नेतृत्व में तलाश एवं बचाव अभियान जारी है। नेपाल ने नए संसद भवन में लगे नक्शे को लेकर दूतावास से मांगी है रिपोर्ट। अब जो नए संसद भवन में जो एक मैप लगा हुआ है तो उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि भारत द्वारा क्लियर किया गया है कि ये राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक मैप है, और इस न्यूज़ में ऐसा कुछ नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए। तो ये आज का यानी 21 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।